नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 3 लिंग एवं शिक्षा का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.62 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 3 का पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट BD 304 का हल कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सबसे ऊपर ही लिंक आप प्लेलिस्ट BD 304 यहाँ पर दिया गया है, आप इस जगह पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। क्रम से आपको सारी वीडियो 304 की मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे आप यहाँ इस जगह पर देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, वहाँ पर अगर इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी, अपने अनुसार आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, आपको लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं, वहाँ जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एडमिशन किए हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। प्लस जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर देंगे, तो और फर्स्ट ईयर वालों का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। पहला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? ए माध्यमिक शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई? ए माध्यमिक, बी पूर्व प्राथमिक, सी प्राथमिक, डी उच्च। तो राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या में पर्यावरण शिक्षा अर्थात इन्वायरमेंट एजुकेशन किस स्तर से शुरू की गई? तो सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक अर्थात प्राइमरी, कक्षा 1 से 5 तक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की? ए NCT, बी NCERT, सी AB, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी NCERT। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु NCERT द्वारा की गई सिफारिश कौन सी थी? ए राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, बी पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, सी पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाए, तो सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया था? ए कोठारी आयोग, बी शेडलर आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी मंटेसरी। प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया था? सही जवाब हो जाएगा ए कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से कौन सी एक थी? ए सृजनात्मक क्रियाएं, बी जनसंख्या शिक्षा, सी यौन शिक्षा, डी पर्यावरण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए
सृजनात्मक क्रियाएं, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है? ए पाठ्यपुस्तकों का अभाव, बी प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव, सी नीरस पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश के संपूर्ण जनता के साथ है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, डी केजी शैदेन। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ए 50%। नई शिक्षा नीति में कहा गया है एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 में इसका लक्ष्य था। ठीक, 2018 में क्या लक्ष्य था? 26.3 बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? ए आत्मनिर्भर बनाना, बी व्यवसायिक क्षमता बढ़ाना, सी सर्वांगीण विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? ए क्राफ्ट पॉलिटेक्निक, बी बीटीसीसी, इंटर कॉलेज, डी एसी दोनों। तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? सही जवाब हो जाएगा डी एसी दोनों, क्राफ्ट पॉलिटेक्निक और इंटर कॉलेज दोनों। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा 1 से 5 तक या फिर 5 तक, जो भी दिया रहे। अगला प्रश्न है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का ध्यान रखना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? ए महर्षि अरविंदो, बी मदन मोहन मालवीय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब हो जाएगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या में खोलने का प्रस्ताव है? एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या में खोलने का प्रस्ताव है, प्रावधान है? तो प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या में खोलने का प्रावधान है? तो सही जवाब हो जाएगा ए 300। अगर 300 है तो वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है एक प्राथमिक विद्यालय मैदानी क्षेत्र के कितने किलोमीटर पर होने का प्रावधान है? मैदानी क्षेत्र में ध्यान रखना, ए 2 किलोमीटर, बी 3 किलोमीटर, सी 1 किलोमीटर, डी 4 किलोमीटर। ये बोल रहा है प्राथमिक विद्यालय कितनी कितनी दूरी पर होने चाहिए मैदानी क्षेत्र में। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी 1 किलोमीटर। हालांकि कहीं 1.5 किलोमीटर मिल जाएगा तो 1.5 रहेगा तो वो भी सही है। ठीक है, ज़्यादातर 1.5 किलोमीटर है लेकिन 1 किलोमीटर सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ए नगरों में नगर पालिकाएं और देहात में जिला बोर्ड प्रबंधन करते हैं, बी देहातों में नगर पालिकाएं और नगरों में जिला बोर्ड प्रबंधन करते हैं, सी अराजकीय संस्थाएं प्रबंधन करती है, डी स्थानीय प्रशासन प्रबंध करता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए नगरों में नगर पालिकाएं और देहात में जिला बोर्ड प्रबंधन करते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथों में किस अध्यादेश द्वारा लिया? माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथों में किस अध्यादेश द्वारा लागू लिया? ए 10 जुलाई 1957, बी 10 जुलाई 1972, सी 15 अगस्त 1957, डी 15 अगस्त 1972। सही जवाब हो जाएगा बी 10 जुलाई 1972। अगला प्रश्न है किसी भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की अनुदान राशि प्रभावित हो सकती है यदि ए उसके अध्यापक सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, बी आय व्यय का विवरण विभाग को न भेजा जाए, सी बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल निश्चित स्तर तक ही नहीं रहता, डी उपयुक्त सभी कारण। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व में किन पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है? ए योग और ध्यान, बी अभियांत्रिकी, सी दृश्य कलाएं, डी मूलभूत विज्ञान, डी ई चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय।
ACEB, BCC, BDED, ABCD। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व में किन पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है। सही जवाब हो जाएगा सी, BDE अर्थात अभियांत्रिकी, मूलभूत विज्ञान, चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय। अगला प्रश्न है, भारत में UGC के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 6 हैं। पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में स्थित कार्यालयों के साथ साथ नई दिल्ली में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नामों को ज्ञात कीजिए। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी मिथिला, डी वल्लभी, ई विक्रमशिला, सी डी ई बी, ए बी सी ई, सी ए बी डी ई डी, ए बी डी। तो नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नामों को ज्ञात कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ABDE। ए नालंदा, बी तक्षशिला, डी वल्लभी, ई विक्रमशिला। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक 4 वर्षीय समेकित शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु सभी शिक्षा संस्थानों। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक 4 वर्षीय समेकित शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु सभी शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में निम्न में से किस वर्ष तक परिवर्तित करना होगा। सही जवाब हो जाएगा ए, 2030 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। ए इटावा, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा ए, इटावा में। अगला प्रश्न है, कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ए 14 से 18, बी 19 से 22, सी 23 से 24, डी 25 से 28। कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिलेख के अंतर, अर्थात इसमें अनुच्छेद पूछ रहा है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 23-24। कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 23 से 24। 14 से 18 जो है समानता का है, ठीक है। 25 से 28 जो है ये सारे धार्मिक आपको स्वतंत्रता देती हैं अपने बोलने का, कोई भी धर्म का आप पालन करें। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। ए 42, बी 44, सी 46, डी 86। संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। कर्तव्य सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी, 6वां। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का, बी स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुई थी। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब हो जाएगा बी, राजीव गांधी। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय, दूसरी जो है राजीव गांधी के समय 1986, और तीसरी 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय। इसकी संरचना है 2020 वाली, ध्यान रखना 5+3+3+4 है, कंफ्यूज नहीं होना, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी 12। 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया। इसमें दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया। सही जवाब हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है, ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया था। ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया था। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, सबसे पहले एक बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया। ए कोठारी आयोग बी, ताराचंद समिति सी, मुदालियर आयोग डी, उपयुक्त सभी। सबसे पहले एक बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया, सही जवाब हो जाएगा बी, ताराचंद समिति। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आप लोग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सही शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सही शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ए सन 2010 में, बी 2009 में, सी 2008 में और डी 2017 में। तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना, ए 2010 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूईई का लक्ष्य नहीं है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। 3 है, एक नहीं है। ए सार्वभौमिक पहुंच, बी सार्वभौमिक नामांकन, सी सार्वभौमिक प्राधिकरण प्रतिधारण, डी सार्वभौमिक प्रयास। सही जवाब हो जाएगा डी, सार्वभौमिक प्रयास। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में SSA की शुरुआत की? ए 2001 में, बी 2001-2002 में, सी 2003 में, डी 2004 में। ध्यान रखना, भारत सरकार ने किस वर्ष SSA सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 2001 और 2। अक्सर 2001 कहीं 2002 मिल जाएगा। भारतीय संविधान 66वां संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A ने 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य है, सभी के लिए शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना, 6वां। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, अर्थात किस सन में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए 1920 में। अगला ध्यान रखना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या CBSE क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। पहली बार 1920 में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में भंग कर दिया गया या 1935 में फिर से अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, कौन से शैक्षिक असमानता के कारण है? ए वर्ग भेद, बी आर्थिक विषमता, सी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में समानता, डी उपयुक्त सभी। कौन से शैक्षिक असमानता के कारण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान है? छुआछूत की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है? ए नरेंद्र देव समिति, बी मैकाले की शिक्षा नीति, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? ए मिड डे मील, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी शिक्षा का अधिकार, डी एकलव्य योजना। शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? सही जवाब हो जाएगा बी, सर्व शिक्षा अभियान। ध्यान रखना, शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आसपास के गांवों में 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल खोलना, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चे या सामान्य गाँव में 40 बच्चे थे। नॉर्मल तो ऐसे देखेंगे तो आप 300 बच्चे होना चाहिए आबादी वाले, 300 आबादी के आसपास है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति या फिर आदिवासी में ध्यान रखना 25 से 40 होना चाहिए, तब भी रहेगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु कितने निकाय हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी 4। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु कितने निकाय हैं? तो सी 4। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। लाइक के साथ साथ आप शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं और जो बच्चे आपके बीएड फर्स्ट ईयर आपके कॉलेज एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग में वंचित वर्ग में कौन है?
ए अनुसूचित जात, बी अनुसूचित जनजाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग, डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिक वर्ग में वंचित वर्ग में कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंचितों की शिक्षा की कमी का कारण क्या है? ए समाज में फैली कुरीतियां और प्रथाएं, बी भाषा की समस्या, सी अशिक्षा तथा माता पिता की गरीबी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत आदर्श है जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी एल.जी. खेड़ेकर, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सिद्धांत आदर्श है जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी? सही जवाब हो जाएगा 44 को ध्यान रखना, सी एल.जी. खेड़ेकर। प्रश्न इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, कौन सा सिद्धांत आदर्श है जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी? तो एल.जी. खेड़ेकर, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था? ए फ्रेंच, बी डेन, सी डच, डी पुर्तगाली। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अर्थात किस अनुच्छेद से शुरू होकर कहाँ तक रहते हैं, किस अनुच्छेद तक? तो जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 37 से 51। ठीक है, ये डीपीएसपी है। 51 ए में क्या हो जाता है, वहाँ पर कर्तव्य शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 47 का बी 1902 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, सजा के मामले में व्यक्तिगत अंतर के किन पहलुओं के विनिमयन व्यवहार की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 साल के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा ए 49। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा क्या है? ए वास, बी नेता, सी सूत्रधार, डी उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी सूत्रधार। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। इससे आप सहमत हैं? सहमत हैं, दृढ़ता से सहमत हैं, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दृढ़ता से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मतलब क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एजुकेशन में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल, ये एलपीजी का फुल फॉर्म है, इसे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म। ठीक है, सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुधार। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, अर्थात किस सन में हुई? महत्वपूर्ण पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी 2015 में, हरियाणा में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है। लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो इस समय तो भारत में ज़्यादा हो गई, 1000 पुरुषों पर 1000 प्लस महिलाएं हैं, लेकिन उस समय कम थी, 943 करीब थी। लेकिन हरियाणा में 800 कुछ थी, बहुत ज़्यादा कम थी। सबसे कम आबादी राज्यों में देखें तो हरियाणा में ही थी। हरियाणा, पंजाब जो पढ़े लिखे राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा कम था। आप खुद देख सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि लोग बच्चे के मतलब बेटे की चाहत में भ्रूण हत्याएं, ढेर सारी ऐसे कृतियाँ हैं जो बुराइयाँ कह सकते हैं, तो इसलिए हरियाणा में ही शुरू किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए 22-23 अक्टूबर 1937 वर्धा में। अगला प्रश्न है, नई तालीम को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा
बी बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अगला प्रश्न है, नई तालीम में शिक्षकों को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी समर्थक। 57 का सही जवाब है सी समर्थक। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1937 में नई तालीम को प्राप्त करने के लिए किस शब्द की अवधारणा शुरू की? सही जवाब हो जाएगा डी ग्राम स्वराज। अगला प्रश्न है, भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालयों में कौन सा नहीं था? ए लाहौर, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। भारत में खुलने वाला प्रथम विश्वविद्यालयों में कौन सा नहीं था? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, लाहौर नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? सही जवाब हो जाएगा डी वुड डिस्पैच। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाले 1854 की चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1957 ईस्वी में की थी। महादेव गोविंद रनाडे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा खुला विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। एक बार इसको देख लीजिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जामिया। तो सही जवाब हो जाएगा 61, ध्यान रखना, डी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए काशी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी बंबई। अगला प्रश्न है, जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं? सही जवाब हो जाएगी बी प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इलाहाबाद, जामिया, बनारस ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? अर्थात इग्नू की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही जवाब हो जाएगा डी 1985 में। 1 अगस्त 1985 संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री जी के नाम पर 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है? कानपुर। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, ए सर्वेश कटियार जी। हालांकि वर्तमान में देखो बदलते रहते हैं, तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर विनय पाठक जी हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी पढ़ना देख लेना एक बार, क्योंकि पूछ रहा है कानपुर विश्वविद्यालय उपकुलपति कौन है? डॉक्टर सर्वेश कटियार जी। लेकिन ये बदल जाए, 1 साल 2 साल कभी बदल सकता है, तो पर ध्यान रखना, जब भी पढ़ना आप देख लेना, चेक कर लेना गूगल में, कुलपति कौन है? प्रोफेसर विनय पाठक जी। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी विश्वविद्यालय शिक्षा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता कब मिली? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 1956 में। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना भारत के समकालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी द्वारा की गई थी। यूजीसी अधिनियम 1956 ने औपचारिक रूप से इसे उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए एक संप्रभु निकाय के रूप में स्थापित किया। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा आयोग। कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है, ठीक है। स्कूल क्या है? औपचारिक।
कुछ प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? इसका जवाब पिछली वीडियो में है, तो आप लोग जरूर दीजिएगा इसको देखने के बाद। नहीं आता है तो कहीं से रिसर्च कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च, डी इनमें से कोई नहीं। डीपीईपी की फुल फॉर्म है ए डिस्टेंस प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्राइमरी प्रोग्राम, सी डिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है तीसरा, MLL की फुल फॉर्म है ए मार्जिनल लो लिमिट, बी मिनिमम लर्निंग लेवल, सी मैक्सिमम लर्निंग लेवल, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान का एक निर्देशक तत्व है ए अपव्यय एवं अवरोधन पर नियंत्रण, बी 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? यह विचार किसका है, किसके हैं? ए महात्मा गांधी जी के, बी जवाहरलाल नेहरू जी के, सी अरविंद जी के, डी टैगोर जी के। अगला प्रश्न है साहू जी महाराज अर्थात कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1936, बी 1948, सी 1980, डी 1990। अर्थात कानपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 5, बी 11, सी 13, डी 9। सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और ध्यान रखना आप लोग, भारत आने वाले सही मिशनरियों का वर्णन करें, मतलब क्रम से, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, बी पिटोरी, डच, फ्रेंच, डेन, ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डन, डेच, ब्रिटिश, डी फ्रांसीसी, डच, ईसाई, पुर्तगाली, ब्रिटिश। सारे का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ध्यान रखना सबसे भी ऊपर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 304 दिया है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जो अगला टेस्ट हम लोग हल करेंगे 304 का ही, ध्यान रखना इसका यूनिट 4 लिंग एवं सामाजिक विकास। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, अपने साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने कॉलेज ग्रुप जो भी है हर जगह शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।